Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत। कश्मीर को लेके हम कितना सेंसिटिव हैं हम सबको पता है, लेकिन कई बार पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ देश कश्मीर को लेके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी में चाइना भी आता है और कभी कभार टर्की भी आता है। तो चाइना को चेक में रखने के लिए हम ताइवान पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टर्की का क्या करें? टर्की तो मेडिटेरेनियन सी के पास है, बहुत दूर है, ब्रह्मोस भी नहीं मार सकते हैं, फिर क्या करें? तो इसी वजह से टर्की को भी चेक में रखने के लिए जो हमारे पास एक हथियार है वो है साइप्रस का, और इसी साइप्रस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, साइप्रस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइप्रस यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन एक बड़ा मेजर वेपन बन सकता है इंडिया का टर्की को काउंटर करने के लिए। तो ये क्या मामला है देखते हैं। साइप्रस देखिए, साइप्रस को जब लास्ट टाइम इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था तो वो 2002 का टाइम था। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी साइप्रस को विजिट करते हैं, लेकिन उसके बाद 2 दशक तक हमारे देश से कोई भी प्रधानमंत्री साइप्रस विजिट को लेके नहीं जाते। लेकिन इस बार पहली बार 2 दशकों में ऐसा होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाते हैं विजिट के लिए, और ये पूरी दुनिया नोटिस करता है। और इसके साथ पूरी दुनिया के साथ साथ टर्की भी नोटिस करता है, क्योंकि ये जो साइप्रस है वो एक वेपन की तरह इंडिया यूज कर सकता है अपने इंटरनेशनल पॉलिसी में। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके जब उनका प्लेन लैंड हुआ तो तभी साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, और ये 2 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा होता है। ये देख सकते हैं, बहुत छोटा सा देश है। क्या है इसके बारे में, पूरी हिस्ट्री क्या है, ये सब भी हम देखेंगे। पर जिस साइप्रस की बात हम कर रहे हैं वो साइप्रस कैसा देश है, चलिए जानते हैं इस साइप्रस को। बहुत ब्यूटीफुल सा देश है ये साइप्रस। आप देख सकते हैं इतने अच्छे लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पे, इतनी अच्छा इसका बीच है, एनवायरमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस है, बीच भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप जाके मतलब मैरिज डेस्टिनेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं अपने शादी के पर्पस को लेके। आपको भी अगर जाना हुआ तो आप जा सकते हैं। पर ये तो साइप्रस था, पर साइप्रस एक्चुअली में है कहाँ? ये है मेडिटेरेनियन सी में। टर्की इधर है और ग्रीस इधर है। इस दोनों के बीच में एक आपको लाइन मिलेगा जो कि यूएन का है। अब देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा एक हिस्ट्री समझ लेते हैं, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। साइप्रस एक छोटा सा देश होता है जिस देश को मतलब उसमें 2 तरह की एथनिसिटी होती है। एक एथनिसिटी होती है हमारी ग्रीक साइप्रियट मेजॉरिटी जो कि 80% होती है, और एक होती है टर्किश साइप्रियट माइनॉरिटी जो कि 18% होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है जैसे हमारे देश में कश्मीर को लेके था कि कश्मीर इंडिया का, पाकिस्तान का, फिर इंडिया के साथ हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से साइप्रस जो था वो ग्रीस का पार्ट होने वाला था। ग्रीक, क्योंकि अब देख सकते हैं हम ग्रीक साइप्रियट मेजॉरिटी होती है 80%, तो ऐसा बोला जाता है कि ग्रीक का ये जो आइलैंड है छोटा सा वो ग्रीक का पार्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रीक के कंट्री में ये साइप्रस इंक्लूड होता उससे पहले ही टर्की के द्वारा इन्वेड कर दिया जाता है साइप्रस में। और साइप्रस का जो नदर्न पार्ट है, ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को टर्की इन्वेड करता है 1974 के टाइम पे, और इसको एक अलग देश बना देता है। और जिस देश को कौन रिकॉग्नाइज करता है पता है आपको? पूरा दुनिया नहीं, सिर्फ टर्की के द्वारा इस छोटे से आइलैंड का भी एक आधा नदर्न पार्ट जो है जिसको टर्की कहता है, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस, इसको सिर्फ और सिर्फ टर्की के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जो बाकी का जो पार्ट था, अब ग्रीक बोलता है कि इसको एक अलग देश ही बनाते हैं, तो ये एक अलग से साइप्रस बना हुआ है। तो यही साइप्रस की कहानी थी, और इसी वजह से साइप्रस जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीस और टर्की के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, और इसी वजह से
पूरे दुनिया में इस चीज़ को लेकर के सबको पता है कि टर्की ने क्या किया है। और देखिए, अब अगर टर्की कश्मीर को लेके हमें, मतलब हमारे दुश्मन का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया आपने भी साइप्रस को कब्जाया है। और ऐसा देखिए, जैसे कि नदर्न साइप्रस जो था, जिसको टर्की के द्वारा ही सिर्फ एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन जो सदर्न साइप्रस है, जिसको हम साइप्रस कहते हैं, इस साइप्रस को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है। और ये साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अब जो है वो चीफ भी बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टर्की मेंटेन करता है इसमें ये जो TRNC है, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस, ये जो है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस, इसमें अपना मिलिट्री एस्टैब्लिश किया हुआ रहता है। और साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और साइप्रस में ग्रीस का तो सपोर्ट है ही, साथ में वेस्टर्न पावर्स का भी सपोर्ट है और ये बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है। अब देखिए, हमें जो टर्की को काउंटर करना है साइप्रस को लेकर के, वो क्यों करना है? तो रीजन इसके पीछे ये है टर्की पाकिस्तान अलाइनमेंट या फिर टर्की पाकिस्तान एक्सिस। अब इस चीज को हम समझते हैं कि टर्की का पाकिस्तान कैसे सपोर्ट करता है, मतलब पाकिस्तान को टर्की कैसे सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले टर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर था, इससे पहले तो मुस्लिम कंट्री है, इसी वजह से उसको लगता है कि पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए एक बड़े से अगर इंडिया को चेक में रखना है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जितना पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है और इसी वजह से पाकिस्तान और टर्की के बीच में संबंध शुरू होते हैं। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि जब ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो खिलाफत आंदोलन में पाकिस्तान ने हमेशा से बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। पर पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है कि उस टाइम पे कोई जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, क्या कब हुआ था, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब खिलाफत आंदोलन होता है तब पाकिस्तान देश जैसा कोई देश हुआ ही नहीं था, 1947 में ही तो हुआ। अब देखिए, जो टर्की है वो रिपीटेडली क्या करता है, यूएन जनरल असेंबली हो, चाहे कभी भी कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की बात हो, चाहे इंडिया को चेक में रखने की बात हो, तो हमेशा टर्की जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और इंडिया को एक तरीके से ऑपरेसर बताने की कोशिश करता है कश्मीर में। इसी वजह से इवन जब टर्की में 2023 के टाइम पे जब बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आता है, तो हमने टर्की को अपना दुश्मन नहीं, ह्यूमैनिटी के तौर पे उनका हेल्प किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया, जिसमें हमने टर्की का इतना ज़्यादा हेल्प किया। लेकिन फिर भी जब फिर से यूएन जनरल असेंबली होता है, मीटिंग होता है, तो उस टाइम पे फिर से टर्की का वही रवैया जो है वो दोहराया जाता है टर्की के द्वारा। फिर 2025 में हमने देखा है कि कैसे इंडिया का जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, तो फिर भी तब अगेन टर्की जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और इंडिया को जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जाता है। यही नहीं, अब देखिए, अब टर्की अगर इस तरह का बिहेवियर रखता है तो फिर इंडिया भी तो कुछ सोचा होगा ना, कुछ पॉलिसी उन्होंने भी बनाया होगा, टर्की पॉलिसी। तो क्या बनाया है उन्होंने? पहले तो हमने इग्नोर किया कि भैया सुधर जाएगा। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर हम अब क्या कर रहे हैं ये देखिए। तो सबसे पहले टर्की के दुश्मन कौन है? साइप्रस है, ग्रीस है, अर्मेनिया है। साइप्रस जो है, हमने साइप्रस के इशू को तो समझा ही कि 1974 इन्वेजन के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि टर्की जो है वो साइप्रस के नदर्न पार्ट को ऑक्यूपाई किया है और उसको एक अलग देश उन्होंने बनाया। अब जो ग्रीस है, साइप्रस को ही लेकर के दोनों के बीच में विवाद है कि जो साइप्रस है उसमें एथनिसिटी ग्रीस के लोगों की ज़्यादा है। इसी वजह से जो ग्रीस है और टर्की है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम होता है। तो इंडिया जो है वो ग्रीस के साथ अपना बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है और है भी। और जो अर्मेनिया है, आपको पता होगा कि नगोर्नो काराबाग का जो रीजन है, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो अजरबैजान है इसका सपोर्ट करता है टर्की और अजरबैजान हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में वो भी स्टेटमेंट देने लगा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अजरबैजान जो है ना, जैसे हमारे लिए नेपाल है, श्रीलंका है, कि कभी भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बनाने लगता है तो हम इस चीज़ को थ्रेट की तरह देखते हैं। उसी तरीके से टर्की के लिए अजरबैजान है। तो अगर अजरबैजान और अर्मेनिया में कोई भी क्लैश होता है तो टर्की जो है बढ़ चढ़ के अजरबैजान का सपोर्ट करता है, तो अर्मेनिया अकेले हो जाता है। जबकि अर्मेनिया के ऊपर में रशिया का सपोर्ट है, पर रशिया भी अर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं आता है। इसी वजह से हम अब क्या कर रहे हैं कि अर्मेनिया को हम वेपन सप्लाई कर रहे हैं और जिस वजह से अर्मेनिया आर्टिलरी सिस्टम्स हो गया, बहुत सारे वेपनरी हो गया, जो कि हम अर्मेनिया को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अर्मेनिया जो है वो अजरबैजान के अगेंस्ट वॉर को लड़ सके और अजरबैजान के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि नगोर्नो काराबाग का जो रीजन है वो अर्मेनिया का है।
तो इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है और इसी वजह से हम जो हैं वो हमारा पॉलिसी इसी हिसाब से है कि अगर अर्मेनिया टर्की को प्रॉब्लम होता है तो हम अर्मेनिया से दोस्ती करेंगे, ग्रीस से भी दोस्ती करेंगे और साइप्रस से तो दोस्ती है ही, जो कि हमारा ऐसा पहले डिफेंसिव अप्रोच रहता था। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, पर अब ऐसा हम नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए, अर्मेनिया साइप्रस से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टर्की को काउंटर करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हमें पता है कि जो साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अब चीफ बनने वाला है, जो मतलब हर कुछ सालों के ऊपर में होता है, बेसिस होता है कि एक यूरोपियन काउंसिल होता है, उसका हेड कौन होगा। तो अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि जो साइप्रस है वो यूरोपियन काउंसिल का को हेड करेगा। अब देखिए क्या होता है कि इंडिया यूए का जो एफटीए कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि हमने देखा है कि यूके के साथ इंडिया का एफटीए साइन हो गया, उसी तरीके से यूएसए के साथ भी हम साइन कर रहे हैं और उसी तरीके से हम इंडिया जो है वो ऐसा बात चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। तो अब यूरोपियन काउंसिल को जो लीड करेगा वो कौन करेगा, हेड कौन होगा यूरोपियन काउंसिल का, तो साइप्रस होगा। तो इसीलिए अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो इससे साइप्रस के साथ अच्छा रिलेशन होना एक हमें प्लस पॉइंट दे सकता है, क्योंकि एफटीए क्या है हमने आपको बताया था कि जिससे हमें जो है टैरिफ कम लगाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा गुड्स जो है हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूरोप में, और यूरोप से भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इंडिया में आ पाएंगे, हम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसमें हमारा हेल्प होगा। और हमने देखा है कि ईयू का मेंबर भी है साइप्रस और यूरोपियन यूनियन के काउंसिल का प्रेसिडेंसी भी अब वो संभालने वाला है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आईमैक का। जैसे कि हमें पता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको हम हमेशा से काउंटर करते हैं क्योंकि हमारे वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जाता है, तो इसी वजह से जो यूएसए और यूरोप हैं इसको चाइना को काउंटर करना था और इंडिया को यूरोप तक पहुंचना था। इसीलिए हमने एक ऐसा आईमैक कॉरिडोर बनाया था जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंडिया से सी एंड लैंड रूट है ये क्या करेंगे, यूएई से सऊदी अरेबिया से इजराइल से फिर जाकर के यूरोप, और यूरोप का जो गेटवे होगा वो कौन होगा, वो टर्की तो होगा नहीं, वो साइप्रस होगा। तो इसीलिए आईमैक कॉरिडोर जो है उसमें भी साइप्रस जो है वो हमें बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। और इसके साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये यूपीआई। इंडिया जहां भी जाता है अपने जो सबसे बेस्ट चीज है इंडिया की वो यूपीआई है, इसको हमेशा फैलाने की कोशिश करता है ताकि बाकी देश भी यूपीआई को यूज कर पाएं और यूपीआई जो है वो ग्लोबलाइज हो सके। तो इसी वजह से साइप्रस के साथ भी हम ऐसे ट्रीटी कर रहे हैं जिसके तहत साइप्रस में भी अगर कोई इंडियन जा रहा है तो वो यूपीआई का लाभ उठा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि कैसे साइप्रस जो है वो इंडिया का हेल्प कर सकता है, इंडिया जो है साइप्रस से हेल्प ले सकता है, चाहे साइप्रस को हेल्प कर सकता है, दोनों म्यूचुअल बेनिफिट होगा इससे। तो कैसे होगा, तो इंडिया को साइप्रस के थ्रू टर्की को भी वो काउंटर कर सकते हैं, इंडिया जो है वो साइप्रस के थ्रू ग्रीस से भी अच्छे रिलेशनशिप बना सकता है, यूरोपियन यूनियन से भी अच्छे रिलेशनशिप बना सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंसी भी होने वाला है उसका। अब उसके साथ साथ जो आईमैक कॉरिडोर है जिसमें हम यूरोप तक पहुंचेगी हमारा जो प्रोडक्ट है, तो जो यूरोप का गेटवे है वो हम साइप्रस को बना सकते हैं। और साथ साथ उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है, इसमें भी साइप्रस जो है वो हमारा बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। और साइप्रस एक बहुत पीसफुल कंट्री है जिसने इंडिया का हमेशा स्टैंड लिया है कश्मीर को लेके, तो हमारा भी हक बनता है कि जब साइप्रस को जरूरत हो इंडिया के स्टैंड की, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हो चाहे कहीं भी हो, तो हम भी स्टैंड ले। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। और एक क्वेश्चन, आईमैक कॉरिडोर में कौन कौन से देश हैं ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.